Hello student, welcome to पढ़ाई एक्सप्रेस. First step towards your ambition. This is करण मिश्रा, your गुरुजी. बनाएगा सब कुछ easy. आज हम लोग देखेंगे CET क्या है, NRA क्या है, NRA को क्यों बनाया गया और CET किस किस एग्ज़ाम के लिए है. क्या CET बनने से हमारा जो नौकरियां हैं कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये कैसा है, पूरी जानकारी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए. कि वीडियो के अंत तक जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग से सारा भ्रम जो भी है, NRA क्या है, CET क्या है, क्यों किया गया, क्या थी ज़रूरत इसकी, ये सारा चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगा. फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा, आपको अच्छा लगा ये स्टेप या नहीं लगा, वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. तो चलिए देखते हैं जो क्या है NRA कैसे है. तो ये आपका PIB है, मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है उससे रिलीज किया गया प्रेस इन्फॉर्मेशन. कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें ये NRA वाला अप्रूव हो गया. तो इसका हेडिंग यदि आप देखो तो लिखा हुआ है कैबिनेट अप्रूव्स अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. NRA एक एजेंसी बनाई गई है, वो एक टेस्ट, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी. तो NRA जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक एजेंसी है, ठीक है. इसको मंजूरी मिल गई. कल बैठक थी कैबिनेट की जिसमें उन्होंने इसको मंजूर कर दिया. इसके लिए सबसे पहले जो बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बोला था वन नेशन वन टेस्ट एजेंसी, तो वही ये NRA है. तो NRA को मंजूरी मिल चुकी है और ये अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एक टेस्ट होगा वो हर एक एग्ज़ाम का होगा, वो कंडक्ट करवाएगा. तो वही लिखा हुआ है. अब यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी एजेंसी बॉडी. मल्टी एजेंसी बॉडी का मतलब ये एक एजेंसी है जो हर एक जितने भी एजेंसी होंगी सेंट्रल की, उन सब के लिए प्रीलिम्स का टेस्ट यही कंडक्ट करवाएगी. अभी फ़िलहाल 3 जो मेन बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, दूसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB और तीसरा IBPS. तो IBPS इनका एग्ज़ाम NRA कंडक्ट करवाएगी. अभी बस 3 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, SSC, RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS. ये तीनों जो एजेंसी हैं, इन तीनों का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा अब ये NRA करवाएगा, ठीक है. तो वो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये तीनों का जो पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल यानी प्रीलिम्स. देखिए तीनों एग्ज़ाम में प्रीलिम्स होते हैं, तो अब देखिए पहला जो प्रीलिम्स होगा, पहला टेस्ट, वो बस NRA करवाएगा. और यदि बाकी के बोर्ड्स चाहें कि वो अपना मेंस करवाए या ना करवाए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. मेंस करवाना चाहता है, इंटरव्यू करवाना चाहता है, तो वो एजेंसियां करवा सकती हैं. अब इसके फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा इससे, जो पहले मान लो एक बच्चा है, उसने IBPS के लिए भी फॉर्म भरा, उस SSC के लिए भी फॉर्म भरा, SSC में उसने CGL के लिए भी फॉर्म भरा, CHSL के लिए भी फॉर्म भरा, MTS के लिए भी फॉर्म भरा, रेलवे के भी NTPC के फॉर्म आए वो भी भरा उसने. अब इसमें क्या होगा, उसको हर एक के लिए प्रीलिम्स देना पड़ेगा. बैंकिंग के लिए अलग प्रीलिम्स होता है, IBPS के PO के लिए अलग प्रीलिम्स होता है, आपका IBPS क्लर्क के लिए अलग प्रीलिम्स होता है, RRB का अलग प्रीलिम्स होता है. तो अब बच्चों को प्रीलिम्स देने की ज़रूरत नहीं होगी. अब एक ही प्रीलिम्स देगा. यदि वो क्वालिफाई करता है तो हर एक के मेंस में बैठ सकता है. यदि उसने प्रीलिम्स CAT जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये उसने यदि क्वालिफाई कर लिया तो उसको ना SSC का प्रीलिम्स देना है, ना ही बैंकिंग का प्रीलिम्स देना है, ना ही रेलवे का प्रीलिम्स देना है. यानी कहने का मतलब टोटली ये है, जो एक प्रीलिम्स से वो हर एक के मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा. तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छी खबर है. बाकी आप लोग डिसाइड करो और कमेंट में ज़रूर बताना जो अच्छी खबर है या नहीं खबर है, ठीक है. तो ये हो गया
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो बस स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, आपको पता चल गया, प्रीलिम्स का काम करेगा, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, इससे नौकरियां कम नहीं होने जा रही है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है जो नौकरियां कम हो गई जाएंगी, बिल्कुल नहीं। ना आपका कोई एसएससी बोर्ड बंद हो रहा है, ना रेलवे बोर्ड बंद हो रहा है, ना कोई दूसरा बोर्ड बंद हो रहा है। यदि बोर्ड सबकी सब वैसे ही रहेंगी, नौकरियां जितनी आती थी उतनी ही आएंगी और नौकरियां कम नहीं होने वाली है। तो इससे क्योंकि बोर्ड बंद नहीं हो रहा है, रेलवे बोर्ड भी चलेगा, आईबीपीएस भी चलेगा, आपका एसएससी भी चलेगा, लेकिन इनके प्रीलिम्स अलग अलग जो आप देते थे, अब एक ही आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप हर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और इनके क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया परसेंटेज हिसाब से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आईबीपीएस बोलेगा मेरे को 80% से एबव जिसको आया उसको मैं लूँगा, तो 80% से एबव जितने बच्चों को आया हुआ है वो इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये जो सीईटी होगा ये 3 लेवल पे होगा। सीईटी ग्रेजुएट लेवल का अलग होगा, हायर सेकेंडरी लेवल 12th पास का अलग होगा, मैट्रिकुलेशन का अलग होगा। मतलब ये बात है जो 3 आपके एसएससी के वो होंगे, एक जो होगा वो होगा ग्रेजुएट लेवल का, दूसरा होगा 12th लेवल का और तीसरा होगा 10th लेवल का। मतलब अब तीनों लेवल के अलग सीईटी होगा। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पे है तो उसके लिए अलग सीईटी है, यदि आप 12th लेवल पे भी करना चाहते हैं उसके लिए अलग सीईटी है, 10th लेवल के लिए अलग सीईटी है। अब देखो ग्रेजुएट लेवल किस किस पे एप्लीकेबल होगा। देखो जो ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम्स होती है जैसे एसएससी सीजीएल, ये ग्रेजुएट पे होता है, तो आपने यदि ग्रेजुएट लेवल का सीईटी क्वालिफाई कर लिया तो आप सीजीएल के लिए एलिजिबल हो। आप बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो, आईबीपीएस के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पीओ होता है चाहे आपका क्लर्क होता है, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। आप रेलवे के उन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जिनमें वो ग्रेजुएशन मांगता है, जैसे स्टेशन मास्टर, तो इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 12th वाला सीईटी क्वालिफाई कर लिया है तो आप सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हो, और साथ ही जो भी वैकेंसी 12th लेवल पर निकलेगी उनके लिए आप एलिजिबल हो। और एक बात और, अभी तो 3 बोर्ड ही जुड़ा हुआ है जो कि है मेनली एसएससी, रेलवे और आपका बैंकिंग, लेकिन ये आने वाले दिनों में जितनी भी टोटल 20 बॉडीज़ हैं जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है सेंट्रल में, तो वो 20 प्रीलिम्स आपको ना देना पड़ेगा, आपको एक ही प्रीलिम्स देना पड़ेगा और वो 20 के 20 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। यानी आप एक बार ये सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो 20 एजेंसियां के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो उनके मेंस के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा, अब देखिए सेट एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने एक और चीज़ किया है, इन्होंने एक और चीज़ ये किया है, जो अभी मान लो क्या होता था, कोई भी एग्ज़ाम होता था तो गाँव जो मान लो लोकल एरियाज़ में लोग होते थे, गाँव घर में, रूरल एरियाज़ में, उनको क्या होता था, ट्रैवल करना पड़ता था अर्बन की तरफ, और उनको मान लो 1-2 दिन का ट्रैवल टाइम लग जाता था, थकान हो जाती थी। तो अब ये कोशिश की जाएगी जो उनका एग्ज़ाम उनके डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाए। मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा जहाँ पे सेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इससे बच्चों को दूसरे शहर जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, इससे उनका टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, तो इससे आपका उनका बहुत सारा चीज़ बचेगा, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा। उसके बाद क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब सबके लिए बराबर होगा। आपको एक ही टेस्ट क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स, उसके बाद बाकी ऑर्गन्स जो भी है, बाकी बोर्ड्स हैं वो डिसाइड करेंगे उनको कौन सा एग्ज़ाम इसके बाद देना है। इससे मेन बात मल्टीपल एग्जाम्स आउट होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपको 20 जैसे बॉडी थी इनकी, तो 20 प्रीलिम्स, 20 बॉडी मान लो हर एक बॉडी 3-3, 4-4 एग्जाम करवा रही, तो आपको 40, 50, 60 एग्जाम्स देने पड़ते थे प्रीलिम्स। अब आपको एक ही प्रीलिम्स देना है इन सब के बदले, तो मल्टीपल एग्जाम्स आउट होगी। यदि आप उसमें क्वालिफाई करते हो तो आप आगे के एग्ज़ाम दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इससे रिक्रूटमेंट साइकिल में जो ज़्यादा होता था, लंबा होता था, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो लोकल एरियाज है उनमें एनआरए मॉक टेस्ट भी आपका करवाएगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। वो लोग मॉक टेस्ट खुद करवाएंगे रूरल यूथ के लिए, गांव घर के यूथ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स अ मेजर बून फॉर यूथ, यूथ के लिए बहुत ही बड़ा बून है। सही बात है, पैसे आपके बहुत बचेंगे। आप मान लो 20, 40, 50 प्रीलिम्स देते थे पहले, अब एक ही प्रीलिम्स देना है, तो आपको
जो ट्रैवल का पैसा था वो बचेगा। फॉर्म का पैसा, जो आपको फॉर्म के बहुत सारे पैसे लग जाते थे, हर एक फॉर्म के लिए आप अलग अलग, जैसे मान लो IBPS PO का भरना है तो आपको पैसा देना है, IBPS कलर का भरना है तो भी पैसा देना है, और जितने भी SSC के भरने हैं उनके पैसे देने हैं, रेलवे के भरना है उनके पैसे देने हैं, यानी हर एक के लिए, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए आपको पैसे देना है। अब ऐसा नहीं है, आपको एक ही बार पैसा देना है, और एक ही बार पैसा देना है प्रीलिम्स का, और उसके बाद यदि आप क्वालिफाई करते हो तो बाकी मेंस में आप अपीयर कर सकते हो, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। साथ ही साथ इससे सरकार का भी बर्डन और पैसे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप उसको IBPS PO के लिए एग्ज़ाम कराना है तो उसके लिए प्रीलिम्स कराना है तो उसके लिए उतने ही लगभग सेम बच्चे बैठते हैं IBPS PO और क्लर्क में। हालांकि क्लर्क में थोड़े से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, लेकिन PO और क्लर्क ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। तो उनको उतने लोगों का अरेंजमेंट PO के लिए भी करवाना पड़ता था, और उतने लोगों के लिए जगह का अरेंजमेंट उनको क्लर्क के लिए करवाना पड़ता था। तो उनको भी साल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स करवाने पड़ते थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। तो अब उनके पैसे भी बच जाएंगे, आपके भी पैसे बचेंगे। और सबसे मेन बात ये थी, एक बार आप सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको ये 3 साल तक वैलिड होगा, यानी 3 साल तक आपको सेट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप देना चाहो तो दे सकते हो। सेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा, सेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा और 6 महीने पे होगा। तो आपका जो भी बेस्ट स्कोर है, यदि आप देना चाहते हो, मान लो आपने दिया, इसमें आपको 80% आ गया, आपको लगा नहीं मैं 90 ला सकता हूँ, तो अगली बार दीजिए 90, तो आपको 90 आ गया। लेकिन जो भी बेस्ट स्कोर होगा ना, वो आपका हमेशा माना जाएगा, ठीक है। ये नहीं जो आपको 80 और 90 आ गया तो 80 वाला लेंगे, नहीं, 90 वाला आपका कंसीडर किया जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा इससे आपको, और ये 90% 3 साल के लिए वैलिड होगा। एक बार यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपके दिमाग से प्रीलिम्स का टेंशन चला जाएगा, तो आप सिर्फ मेंस पे फोकस कर पाओगे और मेंस का स्टडी कर पाओगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं, मेनली 6 महीना तो से ज़्यादा तो प्रीलिम्स का करते हैं, मेंस के लिए 1 महीने 2 महीने देते तो उनका मेंस निकलता नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा। एक बार यदि आपने एंट्रेंस सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको मेंस की चिंता होगी, और मेंस पे फोकस लगा के आप स्टडी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट में कैसा है, ठीक है। और मेनली जो 2-3 करोड़, यहाँ पे वही लिखा है, पहले हर साल कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग, 2.5 से 3 करोड़ लोग एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, करोड़ लोग बैठते हैं, और 2 से 3 करोड़ के लिए प्रीलिम्स और डिफरेंट प्रीलिम्स 40, 50, 60 प्रीलिम्स का अरेंजमेंट करवाना बहुत ही पैसा खर्चा होता था गवर्नमेंट का, वो भी बच जाएगा, आपका भी बचेगा। दिमाग में ये भी क्वेश्चन आते थे, NRA किस किस का एग्ज़ाम लेगा? तो NRA ग्रुप B और ग्रुप C के नॉन टेक्निकल पोस्ट जितने भी हो गए उन सब का एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। तो इनका NRA एग्ज़ाम लेगा। और मेनली अभी 3 बोर्ड जैसा कि मैंने बताया, SSC, RRB और IBPS, इनका एग्ज़ाम NRA करवाएगा, ठीक है। और मैंने बता दिया हर एक ज़िले में सेंटर बनाने की बात की जा रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मेजर रिलीफ टू पुअर, ये भी बहुत ही गरीब को बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि उनको बार बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक ही बार प्रीलिम्स में पैसे देंगे तो वो हर एक एग्ज़ाम के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। तो बस एक बार उनको पैसे देना है। और साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, सेट एग्ज़ाम, ये आप लोग याद रखिए। तो साल में आपको 2 बार मौका मिलेगा। बोनैंजा फॉर रूरल एरियाज के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो एक ही एग्ज़ाम Tier 1 का उन्हें देना पड़ेगा, उनके लिए एक बार ही फ़ी होगा। क्या होगा ये अभी पता नहीं। मैंने बताया था सेट स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा, तो ये आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा, आप ये देख सकते हो, ठीक है। और आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, जितना भी अटेम्प्ट आपको देना है वो कोई फिक्स नहीं है। हाँ, बस अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया जो होगा उस हिसाब से फिक्स होगा। अब बाकी आप जितने बार भी एग्जाम देते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई फिक्स नहीं है। आप सेट का एग्जाम जितने बार मन चाहो दे सकते हो, आपका बेस्ट जो होगा वही हमेशा जुड़ेगा। तो इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स नहीं है, बस अपर एज लिमिट जो होगी उसके हिसाब से आप दे सकते हो। और क्वेश्चन जो होगा मल्टीपल लैंग्वेज में है। अभी स्टार्टिंग में इसको 12 लैंग्वेज में कराया जा रहा है, आगे जाके जो होगा इनकी लैंग्वेजेस 12 से बढ़ के जो 22 हमारी लैंग्वेजेस है उन सारे लैंग्वेजेस में होंगे, ठीक है।
इसका जो हाईलाइट पॉइंट वो ये भी है, स्कोर एक्सेस टू मल्टीपल एजेंसी। ये जो ये सेट में आपका स्कोर होगा, इसको मल्टीपल एजेंसी एक्सेस कर सकती है। इसको प्राइवेट गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर में भी शेयर किया जाएगा। यदि मान लो कोई अच्छा पब्लिक सेक्टर है, उनको यदि आप उनको लगा यदि इन्होंने सेट को क्वालिफाई किया है तो ये ऑब्वियसली इंटेलिजेंट होंगे, तो वो भी आपको हायर कर सकते हैं। ये टोटली आप पे होगा जो आप जाना चाहते हो या नहीं, ठीक है। यदि मान लो आपने सेट क्वालिफाई किया, कोई अच्छा प्राइवेट कंपनी आपको अप्रोच कर रहा है तो आप उसमें भी जा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है, प्राइवेट वाले के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला जो है शॉर्टनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट साइकिल। हाँ, ये बहुत ही आपका रिक्रूटमेंट साइकिल शॉर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हर एक के प्रीलिम्स आप देते हो, नहीं, आप सिर्फ मेंस दो, मेंस पे फोकस करो। और जैसे मान लो आपको प्रीलिम्स का सिलेबस एक हो जाएगा, ये सोचिए हर एक एग्जाम का सिलेबस एक हो जाएगा। देखिए फाइनेंशियल आउटले ये क्या है, गवर्नमेंट ने इसके लिए 1517 करोड़ इतने करोड़ का बजट दिया है। इनको 3 साल में यूटिलाइज करना है, 3 साल का ये बजट है। तो ठीक है, एनआरए बनाने के लिए इतने का बजट दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपकी जीके में आ सकता है, तो ये भी आप याद कर लो। मेन बात इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए अभी तक गवर्नमेंट ने इसका सिलेबस नहीं बताया है, जिसका सिलेबस क्या रहने वाला है। लेकिन ये बात मान के चलिए जो इसका सिलेबस जो होगा वो मिक्सचर होगा। ऑब्वियसली एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी इन सब का मिक्सचर होगा। और ये जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। अभी इसका कोई सिलेबस के बारे में भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो ये हम यहाँ पे नहीं बता सकते। और ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, तो इन्होंने बोला ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका 2021 से। यस, इस साल जितने भी एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, जितने भी फॉर्म आपने भर दिए हैं, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी फॉर्म 2021 में आएंगे ये उन पे एप्लीकेबल होगा। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ये एप्लीकेबल होगा 2021 से। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।